नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने बीजेपी के एक दशक के वर्चस्व को खत्म कर दिया। आरक्षण, संविधान और पीडीए के सहारे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी के किले में वो सेंधमारी की कि सीधा 62 सीटों से बीजेपी 33 पर आ सिमटी। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल का यह फॉर्मूला पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसके बाद सवाल उठने लगे, क्या अब यूपी उपचुनाव में अब बीजेपी ने पीडीए की काट के ढूंढ ली है? क्या हरियाणा की रणनीति के सहारे बीजेपी यूपी में नीति सेट करने वाली है? और आखिर कैसे अखिलेश और राहुल की जोड़ी बीजेपी के इस फॉर्मूले की काट ढूंढेंगे? ऐसे में आज देखिए पीडीए का अटूट जोड़, बीजेपी के पास तोड़। संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की लोगों के बीच में लड़ाई। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने संविधान और पीडीए के मुद्दे पर बीजेपी को ऐसा घेरा कि जिस पिछड़ा दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी पिछले 2 चुनावों में सत्ता में बनी हुई, उस कोर वोट बैंक को करारी चोट पहुंची और बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि बीजेपी आरक्षण और संविधान विरोधी है, और इस नैरेटिव को सेट करने का श्रेय गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। संसद में विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर उभरा और सत्ता पक्ष पर ज्यादा हमलावर नजर आए। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बीच हरियाणा चुनाव की बेला आई। एक बार फिर राहुल ने संविधान और आरक्षण का कार्ड खेला। फिर वही माहौल दोहराने की कोशिश की कि बीजेपी संविधान खत्म करने वाली पार्टी है और कांग्रेस संविधान के रक्षक। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने के लोगों के बीच में लड़ाई। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भी हरियाणा में कांग्रेस की जीत के लिए जनता से अपील की थी। उन्होंने लिखा था, हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द के विरोधी भाजपा के नकारात्मक, सांप्रदायिक, विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने हरियाणा में लहर कांग्रेस की बताई, लेकिन जब नतीजे आए तो राहुल का नैरेटिव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। बीजेपी हरियाणा के 57 साल के इतिहास में वो पहली पार्टी बन गई जो सत्ता में लगातार तीसरी बार लौटने में कामयाब हुई। हरियाणा में
तीसरी बार लगातार कमल खिला है। हरियाणा की हार ने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि हरियाणा में संविधान और आरक्षण वाला फैक्टर नहीं चला, जो कि लोकसभा चुनाव में उनका सबसे बड़ा हथियार था। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का संविधान और आरक्षण वाला कार्ड फेल हो गया? क्या हरियाणा की हार का असर अब यूपी उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखेगा? हरियाणा का जो रिजल्ट है, निश्चित तौर पे इसने बीजेपी को संजीवनी दी है, बहुत ताकत दी है, और जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का डाउनफॉल था उसको हरियाणा ने ब्रेक लगा दिया है। इसका बेनिफिट उन्हें निश्चित तौर पे महाराष्ट्र मिलेगा। और जो एक बृहद हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, कटोगे तो बटोगे वाली जो रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र तो इसकी 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के जमाने से प्रयोगशाला रहा है, और हिंदुत्व की सबसे ज्यादा अगर बात कहीं हो सकती है तो महाराष्ट्र में ही हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने समय रहते वहां के लिए अपनी रणनीति बनाई है। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा हारी तो मंथन का दौर जारी हो गया। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग अहम बैठक की। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के एक समीक्षा बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का हित हावी रहा। दरअसल इंडिया गठबंधन की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये आंकड़े। हरियाणा में यादव ने 25% वोट कांग्रेस के पाले में, तो वहीं 62% बीजेपी के खाते में किए। वहीं अन्य के खाते में 13% वोट पड़े। अन्य पिछड़ा वर्ग ने 32% कांग्रेस, 47% बीजेपी और 21% अन्य को वोट किया। वहीं जाटव, जो कि दलित समाज से आते हैं, उसने 50% कांग्रेस, 35% बीजेपी और 15% अन्य को वोट किया। वहीं गैर जाटव समाज के वोटर्स ने 33% कांग्रेस, 45% बीजेपी और 22% अन्य को वोट दिया। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो 59% कांग्रेस, 7% बीजेपी और 34% अन्य को वोट किया। यानी ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पीडीए का कार्ड कारगर साबित नहीं हुआ। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद ही आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव यूपी के विधानसभा उपचुनाव से अलग कैसे हैं। तो यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक बात जो पूरी तरीके से साफ है कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में पीडीए परिवार को एकजुट रखना और उसमें उसे सेंधमारी से बचाना दोनों ही दिग्गज नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी को हराना आसान नहीं। यही वजह है कि वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश जानते हैं कि अगर 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो फिर उपचुनाव में पीडीए को एकजुट कर जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए अखिलेश के साथ गया, लेकिन अब सभी दल डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। ऐसे में पीडीए को एकजुट रखने के लिए अखिलेश ने हर सीट पर पीडीए समीकरण को साधना शुरू कर दिया। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। दरअसल विपक्ष के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है, बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी है। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं अखिलेश साफ कर रहे हैं कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, पीडीए की जनता उनके साथ खड़ी है और बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। राहुल लोकसभा चुनाव के समय से ही लगातार संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर रहे। साथ ही ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि बीजेपी पीडीए के दुश्मन है। संसद से सड़क तक राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते रहे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में
इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा हार के बाद 2 लड़कों का पीडीए और आरक्षण वाला दाव कितना कारगर होगा और कैसे पीडीए के सेंधमारी को वो रोक पाएंगे, इसे जानना और समझना भी जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस की हार से क्या यूपी में इंडिया गठबंधन के पीडीएस समीकरण को डेंट पहुंच सकता है, इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे जानते हैं और कोशिश करते हैं पॉइंटर बाय पॉइंटर। पहला पॉइंटर समझ लेते हैं। हरियाणा चुनाव में पीडीएस संविधान नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो गया, कांग्रेस की हार यहां पे हुई है। दूसरा पॉइंटर समझ लीजिए, बीजेपी को मिला पिछड़ा दलित का साथ। आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को पिछड़ा दलित का ज्यादा साथ मिला। तीसरा वजह समझ लीजिए, यूपी में इंडिया गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कल सीटों की घोषणा कर दी भी गई है। चौथी वजह, पीडीए को वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हरियाणा के आंकड़े डराने वाले। पांचवा, कांग्रेस की स्थिति यूपी में और कमजोर हो सकती है क्योंकि अब बार्गेनिंग के मामले में कांग्रेस हर राज्य में कमजोर होती जा रही है। अब सवाल है कि यूपी में अब इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, यह समझना भी बहुत जरूरी है। तो यूपी में अब क्या करेगा इंडिया गठबंधन, जल्दी से समझ लेते हैं। जातीय समीकरण को साधना होगा एक बार फिर से, जैसे लोकसभा चुनाव में किया था। जमीनी स्तर पर पीडीए वोटर्स के नब्ज टटोलने होंगे, यानी हर एक वोटर के मन को समझना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा। उम्मीदवारी में पीडीए को मजबूती से जगह देनी होगी। टिकट पीडीए जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। दरअसल यूपी की 86% से ज्यादा जनता पीडीए समाज से आती है। ऐसे में विपक्ष यानी राहुल अखिलेश के लिए पीडीए के मायने क्या हैं, चलिए उसे भी जानने की जल्दी से कोशिश कर लेते हैं कि विपक्ष के लिए पीडीए के मायने क्या हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के सूत्रधार रहा था पीडीए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को शिकस्त दी थी इसी फॉर्मूले से। यूपी की सत्ता में वापसी की चाबी, यानी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने उसका जो जीत का फॉर्मूला है, चाबी है, वो पीडीए ही है। पीडीए सरकार बना और बिगाड़ सकती है, यह साबित कर दिया है इस फॉर्मूले ने लोकसभा चुनाव में। और चौथा पॉइंटर, 2027 विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में पीडीए हो सकता है। लेकिन अब हरियाणा के बाद यूपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव तय करेंगे कि किसकी लाइन लेंथ चुनावी पिच पर सबसे सटीक है या फिर इसमें परिवर्तन की दरकार है। अखिलेश ने जिस तरह से यूपी की राजनीति में वापसी की और पीडीए का फॉर्मूला बनाया, वो यूपी में पूरी तरह से हिट रहा। अगर अखिलेश यादव की राजनीति की बात करें तो उनका दल समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत है, जबकि कांग्रेस का देशव्यापी प्रभाव है। इसी का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी और अपनी राजनीतिक विरोधी बीजेपी को मात देना चाहते हैं। अखिलेश यादव देश के उन नेताओं में शुमार हैं जो राजनीतिक विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के अभियान का हिस्सा रहे। इसके लिए वो सालों से सक्रिय हैं और इसी के लिए वो इंडिया गठबंधन में न केवल शामिल हुए बल्कि गठबंधन को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम किया। पीडीए को हथियार तो बनाया ही, साथ ही साथ संविधान के मुद्दे पर भी बीजेपी को हमेशा घेरते रहे। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते? ये एक तरफ संविधान के रक्षक लोग और दूसरी तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं। हालांकि हरियाणा में संविधान वाला कार्ड राहुल के काम ना आया। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए गठबंधन में मजबूत दावेदारी की राहें मुश्किल ही नजर आ रही हैं। बात सही है कि हरियाणा की हार ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर और जो सुप्रीमेसी थी उसको बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार एक तरफा घोषित कर दिए और यह भी कह दिया कि हम गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि शर्तें समाजवादी पार्टी तय करेगी, गठबंधन में कांग्रेस को रहना है। और ये जो स्थिति है, जो बार्गेनिंग पावर खोने की स्थिति है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये बाकी राज्यों में, खासतौर पर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका असर दिखाई देगा, झारखंड में इसका असर दिखाई देगा, जहां कांग्रेस अलायंस बना के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है। हरियाणा की पराजय से कांग्रेस क्या और कितना सबक लेगी, ये तो कांग्रेस ही जाने।
लेकिन सिर पर खड़े उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं होगी जितना लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस अब बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ इसका असर साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का रिस्क नहीं उठाएगी। उधर हरियाणा में बीजेपी ने हिंदुत्व वाले कार्ड के साथ ही ओबीसी और दलित वोट बैंक को रिझाने के मिशन पर भी काम किया और अब वही फॉर्मूला बीजेपी यूपी उपचुनाव में भी इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ योगी ने हिंदुत्व वाला मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल दलित और पिछड़ा वोट बैंक को एकजुट करने में लगे। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहां पे जरूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग पूछिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। इस नाते की जब सरकार बनती है तो बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बनने के बाद उसको खाली झोरा थमा दिया जाता है कि तुम एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, लेकिन तुम समाज के बच्चों को, बेटियों को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बनाने के लिए अपने मुखिया के सामने लड़ नहीं सकते। यही पीडीए का मतलब है। आज की तारीख में एक बात साफ हो चुकी है कि यूपी सियासत की चाबी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पास ही है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सभी खुद को पीडीए हितैषी दिखाने में जुटे। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। यूपी के विधानसभा उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई। ये जितना सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए मायने रखता है, उतना ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए भी, क्योंकि इन चुनावों में जीत हार से नेताओं का कद तय होगा। बीजेपी उपचुनावों के बहाने यूपी में वापसी करना चाहती है, तो वहीं मायावती यूपी में अपने दल की खोई हुई जमीन तलाश रही। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय, यानी सभी दलों और नेताओं के लिए यूपी अहम है, इसलिए यूपी को लेकर दावे भी सभी कर रहे हैं। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उपचुनाव की रणभेरी किसी भी वक्त बजने ही वाली है, तब पीडीए क्यों जरूरी है? एक सबसे पहले कारण तो यह है जो नजर आता है कि पीडीए केंद्र में आ गया है। अब आंकड़ों के लिहाज से भी जान लीजिए कि यूपी में पिछड़ों की आबादी कितनी है। जल्दी से आंकड़े समझ लेते हैं। पीडीए यानी पी की सबसे पहले बात करते हैं। पिछड़ा 45% है, यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्ला 6% आंकड़ा है। अन्य की बात करें तो 6%। अब पीडीए में डी यानी दलितों की बात कर लेते हैं। दलितों का जो कुल आंकड़ा है वो भी देख लीजिए, 21% है। जाटव 10 है, कटीक वाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी की बात करें 1 है, धोबी अन्य 1% है। यानी आंकड़ा भी कुल मिलाकर काफी हो जाता है। वहीं अल्पसंख्यकों की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यकों की कुल आबादी यूपी में 20% है और यही समीकरण, यही फॉर्मूला अखिलेश को जीत का रास्ता दिखा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए में विश्वास करने वालों की आबादी 90% है और इसके जरिए भाजपा उपचुनाव भी हारेगी और कुर्सी भी छीनेगी। लेकिन बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व और आरक्षण के मुद्दे पर ही विपक्ष को घेरने का दांव कितना कारगर है, यूपी उपचुनाव की नतीजे बताएंगे। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि हरियाणा की हार का असर यूपी में कितना नजर आया। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।